स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमारी इस सीरीज़ में जैसा कि आपको पता है कि हम मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। केमिस्ट्री सॉल्यूशन का ये सीरीज़ है आपका। और आज की सीरीज़ के इस वीडियो में हम लोग 2017 का केमिस्ट्री का पेपर जो है मास्टर कैडर का सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, ये आपको पता ही होगा कि कोई भी गैस जो है वो अपने आइडियल बिहेवियर को कब शो करती है। आइडियल बिहेवियर को शो करने का क्या मतलब है बच्चों? आइडियल इक्वेशन को फॉलो करना, विच इज़ PV इज इक्वल टू nRT, आपको पता ही है। और ऐसा कब होता है? जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है। जब लो प्रेशर होता है तो गैसेस के का जो आपका जब हाई टेम्परेचर होता है तब आपकी गैसेस का वॉल्यूम आपके गैस ने, मान लो ये इतना वॉल्यूम आपके लिया हुआ है, ठीक है, ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आपके गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। और उसकी वजह से जो आपके एक्स्ट्रा फैक्टर आते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में, जो कि रियल गैस इक्वेशन में होते हैं, वो आपके इग्नोर हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे PV इक्वल टू nRT जो है वो वैलिड रहता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 940 mm प्रेशर। देखिए, आपको पता चल रहा वॉल्यूम निकालना है गैस का। उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, गैस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्रेशर दे रखा है 740 mm, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है उन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। और वेट दे रखा है उन्होंने, वेट ऑफ गैस जो है आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, वो है आपका 5 ग्राम, ओके। एसिटिलीन उन्होंने बोला हुआ है, आपको पता है एसिटिलीन क्या होता है, ये आपका एसिटिलीन है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट भी आपका दिया हुआ है। आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। कौन सी इक्वेशन निकाल देंगे, लगा देंगे, PV इज इक्वल टू nRT की इक्वेशन लगा देंगे। N आपको दिया हुआ है, T आपको दिया हुआ है, V आपको जो है फाइंड आउट करना है, और P उन्होंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है। R की जो है आपको अकॉर्डिंगली वैल्यू रखनी है। देखिए, उन्होंने प्रेशर दिया हुआ 740 mm में, टेम्परेचर दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। आपको पता है आर की हर एक जो वैल्यू होती है वो बहुत सारी वैल्यूज़ है ना, जैसे 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ओके, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, राइट। और हर एक यूनिट में आप देख सकते हैं मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर आपको यहाँ पे हमेशा केल्विन में रखना है ताकि केल्विन से केल्विन कैंसिल हो सके, ओके। मोल से नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो ही जाएंगे। अब आपको प्रेशर का देखना है कि प्रेशर की क्या यूनिट रखें कि यहाँ पर जो है आपका यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाए। देखिए, जूल्स में प्रेशर की यूनिट नहीं आ रही है, लीटर एटमॉस्फेयर में प्रेशर की यूनिट आ रही है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये भी और ये भी वैल्यू मतलब हम जो वो रख नहीं सकते हैं, तो इनको एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ लीटर एटमॉस्फेयर वाली जो आपकी वैल्यू है आर की, वो आपकी यूज़ होगी, सीधी सी बात है। देखिए, प्रेशर जो है वो उन्होंने MM में दिया हुआ है, प्रेशर किस में दिया हुआ है, MM में दिया हुआ है। आपको पता है 760 mm इज इक्वल टू 1 ATM होता है। किसके बराबर होता है? 1 ATM के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 740 को ATM में चेंज करना है। 740 को ATM में आपको चेंज कर देना है। तो बस इसको आप 760 से जो है डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपकी वैल्यू ATM में आ जाएगी। आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 5.23 लीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन इन अ केमिकल इक्विलिब्रिया। कहता है केमिकल इक्विलिब्रिया है आपका, यानी कि जैसे ऐसे लगा लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है, जैसे ए से जो है वो बी बन रहा है और बी से जो है वो वापस सी भी बन रहा है, केमिकल इक्विलिब्रिया है, ठीक है। इक्विलिब्रिया यही ना कि आपकी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी एक तरीके से, यानी कि वो आगे प्रोडक्ट भी बना सकती है और रिएक्टेंट भी बना सकती है। डिपेंड करेगा उस टाइम पे आप क्या कंडीशन लगाते हो। आप जो भी कंडीशन इस रिएक्शन पे लगाएंगे वो डिसाइड करेगा कि ये फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कंडीशन दी हुई है। इन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, देखिए ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहते हैं, हमें डॉक्टर ली चैटलर बताते हैं कि रिएक्शन का इक्विलिब्रिया हमेशा उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा कि जिस तरफ का चेंज के आप जो है कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसे समझाते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आप बाहर जाके खेलो, बाहर जाके खेलो, बाहर जाके खेलो, लेकिन आप जो है वो उठ नहीं रहे, मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, तो घर वालों ने पंखा बंद कर दिया, तो पंखा बंद कर दिया तो उन्होंने एक ऐसा कंडीशन लगा दिया कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए बाहर, घर से बाहर जाके खेलने के लिए, ठीक। इसी तरीके से जो है अगर मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, वो ए से बी और बी से ए वापस जा रही है, ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है एक्चुअल, ओके, एक्चुअल प्रोडक्ट ए से बी में जाना था लेकिन वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब आपने ए की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ा दी, ए की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, तो वो क्या सोचेगा कि यार यहाँ पे तो जो है ए ही बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो जो है वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इस तरफ ज़्यादा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, बी में चेंज हो जाना चाहिए, राइट। यानी कि आपकी रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन देखिए, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो क्या बोलेगा ये कि यहाँ पे ज़्यादा बी हो रहा है, बी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वापस ए में चलो, ठीक है। तो यानी कि बैकवर्ड में आपकी डायरेक्शन में जो है वो आपकी रिएक्शन जो वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड चली जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि जहाँ आप ऐसी कंडीशन आपको लगानी है कि आपकी रिएक्शन जो है वो जो भी मतलब आप कंडीशन लगाएंगे उस कंडीशन पे आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन बेसिकली जो है वो डिपेंड कर जाएगी, और जो भी आपने इफेक्ट लगाया है आपकी रिएक्शन उस तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगी कि आपने जो भी इफेक्ट लगाया वो कम हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं, वो कम हो जाना चाहिए, वो यूज हो जाना चाहिए। ऐसे देखिए फिर से इसको थोड़ा, ये ली चैटलर प्रिंसिपल बड़ा जो है वो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। आपको ऐसी कंडीशंस लगानी है कि आपका जो भी इफेक्ट या जो भी आप कंडीशंस लगा रहे हैं उनको आपकी रिएक्शन यूज कर ले, और वो यूज करके जिस भी डायरेक्शन में आपको लगेगा कि जानी चाहिए वहां पे वो उसमें चली जाएगी। यानी कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही थी, इस रिएक्शन में आपने हीट प्रोड्यूस हो रही थी, आपने इस रिएक्शन को और भी हीट दे दिया, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए से बी जाने पे हीट प्रोड्यूस हो रही थी, आपने इसको और भी हीट दे दिया, उससे क्या होगा, मैंने क्या बताया, ली चैटलर क्या कहते हैं कि आप जो भी कंडीशन लगाएंगे, जो भी इफेक्ट आप लगाएंगे आपकी रिएक्शन पे, उसको कम करना चाहेगी रिएक्शन, वो फिर चाहे किसी डायरेक्शन में हो रहा हो, चाहे फॉरवर्ड में हो रहा हो चाहे बैकवर्ड में होता है, पर उसको कम करना चाहेगी, उसको यूज कर, जो चीज़ आपने दी है रिएक्शन को उसको यूज करना चाहेगी। बेसिकली आपने हीट दे दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको पता है हीट निकल रहा है ऑलरेडी, है ना, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो बैकवर्ड में क्या होगा, यूज होगा। और अगर आप हीट देंगे तो ली चैटलर क्या कह रहे हैं कि आपकी बढ़ाई हुई जो भी कंडीशन होगी उसको यूज करेगी रिएक्शन, यूज कहाँ पे होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में यूज होगी वो, तो अगर आप हीट उसको देंगे तो वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यूज हो रही है, फॉरवर्ड में तो वो रिलीज हो रही है ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, ठीक है बच्चों।
तो बेसिकली ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जो भी आप रिएक्शन को दोगे वो उसको यूज करना चाहेगी, ठीक है। और फिर यूज करके अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन यूज करने के बाद, आपकी दी हुई कंडीशन को यूज करने के बाद अगर रिएक्शन का मन करेगा कि मैं फॉरवर्ड में चले जाऊं तो फॉरवर्ड में जा रही होगी, और वो बैकवर्ड में बन रहा होगा सारा बैलेंस तो बैकवर्ड में जाएगी। बेसिकली बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाते हो तो आगे चली जाएगी रिएक्शन। प्रोडक्ट की बढ़ा दोगे, यहाँ पे इसको बढ़ा दोगे तो ये क्या करना चाहिए, रिएक्शन इसको यूज करना चाहिए, यानी कि बैकवर्ड में जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड में जाएगी। रिमूवल ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट रेगुलरली, अगर आप प्रोडक्ट को साथ साथ निकालते चले जाओगे, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट हटा रहे हो, प्रोडक्ट घटा रहे हो, तो रिएक्शन क्या बोलेगी कि ओहो प्रोडक्ट घटाया इन्होंने, मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इफेक्ट को यूज करना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड में चली जाएगी रिएक्शन। नन ऑफ दिस तो आ नहीं सकता। देखिए उन्होंने पूछा था कि कौन सी कंडीशन होगी जिसमें रिएक्शन रिवर्स इक्विलिब्रिया को फॉलो करेगी, तो कब करेगी, बैकवर्ड में कब जाएगी रिएक्शन, जब आप प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दोगे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, theory of active mass indicates that the rate of chemical reaction is directly proportional to the, theory of active mass क्या कहती है आपको, देखिए theory of active mass, देखिए theory of active mass क्या कहती है, कहती है ये A है, ये B है, ये आपका जो है मान लो प्रोडक्ट बना रहे हैं C, तो theory of active mass कहती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन की मल्टीप्लाई रेज टू पावर सम काइंड ऑफ स्टोकियोमेट्रिक सम काइंड ऑफ नंबर, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं बोल सकते। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन से होते हैं, जैसे ए टाइम्स ए, बी टाइम्स बी मिलके सी टाइम्स सी बना रहे हैं, ठीक है, कि भाई 2A मिलके 3B से रिएक्ट कर रहे हैं और 4C बना रहे हैं, जो भी मतलब वो, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स यू H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O, तो हाफ O2 के सामने जो हाफ लगा हुआ वो उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, H2 के सामने 1 जो लगा हुआ उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी रेट जो एक्टिव मास है वो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर M कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर N के बराबर होता है, ओके, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो बात ही नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स नहीं, हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या नाम है नेचर पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के, बट ऐसा कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसे थोड़ा कि कोई रिएक्टेंट जो जल्दी रिएक्ट करना चाहते हैं ऐसे ऐसे थोड़ा, ठीक है। concentration of reactants, yes definitely, so C is the answer. Next चलिए, which of the following molecules will show a pure rotational spectrum, pure rotational spectrum कौन इनमें से दिखाएगा, ठीक है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम आपको बताना है कि कौन इनमें से प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाएगा। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम कौन दिखाएगा, H2 दिखा सकता है, डाई मोलिक्यूल है ये अगर ये घूमेगा तो क्या हमें पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, अगर इस एक्सिस के अलोंग घूमेगा तो नहीं पता चलेगा, राइट, तो ये आपको नहीं दिखाएगा रोटेशन स्पेक्ट्रम। ये C डबल बॉन्ड O, ये तो ऐसे भी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव ही नहीं होगा, आपको पता है ये, ठीक है। इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होती ना, देखिए CO में डायपोल मोमेंट होती है, हाँ होती है, तो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल आपका नेगेटिव। NH4Cl, इसको हम NH4 पॉजिटिव बोलेंगे, ये क्या है, एकदम आपका जो है सिमेट्रिक कंपाउंड है। कैसा है आपका बच्चों, ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। सिमेट्रिक कंपाउंड आपके जो होते हैं वो कभी भी जो है आपका ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखा सकते हैं ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, इसको जो है आप ऐसे मत पढ़िएगा इन द सेंस के NH4Cl है ना, NH4Cl तो अपने आप में तो ये तो क्या है आपका
सॉल्ट है ना। NH4Cl तो आपका क्या हो गया है, सॉल्ट है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अभी हम CO और H2O में से जो है वो चूज़ करेंगे, है ना। CO और H2O में से जो है वो चूज़ करेंगे कि कौन सा होता है। अब आपको पता है कि जो आपका H2O है वो भी क्या है, नॉन लीनियर है ना। कैसे होता है ये, नॉन लीनियर होता है। ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, ये यहाँ पे आपके लोन पेयर और यहाँ पे आपके लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये नॉन लीनियर होता है, ये भी कंपाउंड है ना। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। यहाँ सॉरी, पार्शियल इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है, ओके, पे पार्शियल नेगेटिव होता है। अब आपको ये पता है कि जो आपका CO है, जो आपका CO जो आपका H2O से समझते हैं, है H2O से समझने की कोशिश करते हैं इसको। जो आपका H2O है इसमें क्या है, यहाँ पे यहाँ से आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो पास होता है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने की वजह से ये भी रोटेशनल, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे भी डाई एटॉमिक होता है तो ये तो ऑब्वियसली शो करेगा ही, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेथोक्रोमिक शिफ्ट बताना है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट कुछ नहीं होता है, रेड शिफ्ट को हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लैम्डा है आपका, यहाँ पे तो इंटेंसिटी आता है ना। ये आपका UV विजिबल का जो है, ये ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई आपकी कंपाउंड की मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ आ रही थी, लेकिन उसमें मान लीजिए कॉन्जुगेशन आ गई, तो कॉन्जुगेशन आने की वजह से आपका लैम्डा बढ़ जाता है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। कौन सा शिफ्ट कहते हैं बच्चों, उसको रेड शिफ्ट कहते हैं, या उसको बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोला जाता है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी उसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लू शिफ्ट, यानी कि अगर आपकी लैम्डा जो है वो कम हो जाए सेम कंपाउंड की, है ना, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, उसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, फिलहाल हमारा रेड शिफ्ट है, ये रेड शिफ्ट में लैम्डा इंक्रीज हो जाती है। सो A शिफ्ट टू लैम्डा मैक्स टू, अ शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टू लॉन्गर वेवलेंथ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देखिए देख लेते हैं। एंजाइम्स आर इन कोलोइडल स्टेट, यस दिस इज ट्रू। कोलोइडल स्टेट में होते हैं आपके एंजाइम्स, कैटलिस्ट होते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होती हैं सबको कैटलाइज करते हैं। एंजाइम्स कैन कैटलाइज एनी रिएक्शन, इज दैट पॉसिबल, नहीं। आपको पता ही है कैटलिस्ट कोई भी हो वो हर तरीके की रिएक्शन को कैटलाइज करे, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है ना। तो एंजाइम भी क्या है, कैटलिस्ट ही है। चलिए, यूरेस इज एन एंजाइम, यस दिस इज ट्रू, सो C इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्लांटिंग more trees, yes, डिक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, yes, preserving rainwater in wells, ponds, yes, obviously, okay, so D is the answer, all of the above is the answer. नेक्स्ट चलिए, न्यूक्लियस इज स्टेबल अप टू N/P रेशो। N/P, देखिए न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अब दोनों किस रेशो तक प्रेजेंट हो सकते हैं, तो N/P जो रेशो होती है वो 1 to 1.6 होती है, ठीक है बच्चों। तो आपका इन्होंने पूछा है अप टू पूछा है, यानी कि हायर आपकी जो है वो रेशो पूछी है, तो हाईएस्ट 1.6 हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, आपको जिंक का एक्सट्रैक्शन करने को बोला हुआ है from aqueous solution using acetyl acetone
रिएजेंट। इन्होंने एसिटाइल एसीटोन का आपको जो है वो फॉर्मूला भी लिखा है, इसको याद भी कर लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला। अमंग द फॉलोइंग विच सॉल्वेंट विल यू सजेस्ट, इनमें से कौन सा सॉल्वेंट आप सजेस्ट करेंगे। ये हमने क्वेश्चन पहले भी जो है वो ट्राई किया है, 2016 में भी आई थिंक उन्होंने पूछा है, और शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 में तो पूछा ही है, ठीक है, और इस पेपर में भी उन्होंने पूछा है। क्लोरोफॉर्म इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर दिस, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो आपके सिस्टम में जो है वो ईजिली इवेपोरेट किया जा सकता है, ठीक है, तो सॉल्वेंट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टर ऑफ O2। हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसफर ऑफ O2। आपको पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हमारे बॉडी में जो है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, CFSE एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आपको CFSE एनर्जी निकालनी है। देखिए FeCN6 देखिए इसमें K3 है तो इस पर 3 नेगेटिव आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी आयरन की, +3। आयरन +3 में क्या होगा, D5। आयरन +3 में क्या होगा, D5 होगा। D5 होगा तो देखिए ये आपका CFSE के अकॉर्डिंग ये T2G और EG में टूट जाएगा, स्मॉल में रखना। इसका बेरी सेंटर है, यहाँ पे इसके 3 डब्बे हैं T2G के, ठीक है, यहाँ पे EG के 2 डब्बे हैं, ठीक है, तो 5 हैं ये इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है CN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वो क्या करवा सकता है, आपकी पेयरिंग करा सकता है। तो इनके 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हमारे T2G में जाएंगे। इसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, -4dq होती है, तो CFSE ऐसे निकालेंगे ना, CFSE इज इक्वल टू 5 × -4dq, ये आ गया -20dq। आपको पता है ये माइनस साइन को उठाते नहीं है, तो A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द ट्राइंगुलर क्लस्टर, एक ट्राइंगुलर क्लस्टर लिया हुआ है बच्चों। देखिए उन्होंने हमें कुछ इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो आपको ज़्यादा इस पर जो है एनर्जी लगाने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी जो है आपको समझ, ट्राइंगुलर क्लस्टर जब वो आपको देगा तो ऐसे करके वो ट्राइंगल बनाएगा, एक एक बॉन्ड बताएगा आपके मेटल्स के बीच में। अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे तो वो आपको मेंशन करेगा, पर 3 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड से ज़्यादा मेटल का बॉन्ड जो है वो मेंशन नहीं करेगा ट्रायंगुलर क्लस्टर की जब बात करेगा। वैसे तो आप देखिए हर एक एटम के ऊपर 4 CO ऐसे डाल सकते हैं, है ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बट एक्चुअल में ये जो CO होते हैं, 2 CO जो होते हैं वो 2 आयरन के बीच में जो है वो शेयर हो रहे होते हैं, बट उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको पर हाँ ये है कि अगर आपको बहुत ही अच्छे से याद ही करना है तो आप याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं हम भी कि बाय चांस वो कभी आपको क्लस्टर दे दे कि ये पहचानो, ये क्लस्टर के बारे में कुछ कमेंट करो, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि वो क्लस्टर आपने देखा हो ऐसे, ठीक है। और बाकी के जो आपके बच गए हुए CO हैं वो आप ऐसे लगा दीजिए। कार्बन के थ्रू जुड़ेंगे ये आपके मेटल से, तो कभी भी उनको ऑक्सीजन के थ्रू गलती से भी मत जोड़िएगा, वो गलत हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। मान लीजिए आपने ये ऐसे जोड़ दिया, आपने EAN रूल नहीं लगाना है, अब आयरन के ऊपर एक के ऊपर लगाते हैं। चलिए 26 उसका एटॉमिक नंबर, प्लस इसके साथ 4 CO लगे हुए हैं, तो 4 × 2, क्योंकि एक CO 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसके कितने मेटल बॉन्ड हैं, 2, और एक मेटल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, कर दिए, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका 26 प्लस सॉरी तो 4 × 2 8 हो गया, 8 प्लस ये कितना हो गया, ये आपका 36 आ गया, है ना, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द कलर ऑफ गैडोलियम-3 पॉजिटिव आयन। गैडोलियम-3 पॉजिटिव आयन को कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे बच्चों,
तो वो आपकी आएगी F7। और हमेशा याद रखिएगा F7 या सॉरी या F0 या फिर F14 कॉन्फ़िगरेशन वाले जितने भी आपके एटम्स होंगे वो सब एटम्स जो हैं आपके कलरलेस होंगे। कलरलेस क्यों होंगे? क्योंकि देखिए एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ट्रांजिशन नहीं होगी। 14 है तो मतलब पूरा भरा हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है डब्बे में से निकल के जाए कहाँ? देखिए ऐसे देख लेते हैं ना इसको। देखिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना इन डब्बों को, समझने में आसानी रहेगी। एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, पांच डब्बा, छः डब्बा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अगर मान ले आपको पता ही है कि जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका हर एक ऑर्बिटल में हर एक इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड रहने की कोशिश करेगा। तो ट्रांजिशन के लिए बट इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना पड़ेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन इसको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये बोलेगा कि जब तक मैं रह सकता हूँ अनपेयर्ड तो मैं अनपेयर्ड रहूँगा। तो इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। कब? F7 में। ऐसे ही F14 में देख लीजिए, अगर ये फुल भर जाएगा पूरा का पूरा ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बाद जाएगा कहाँ? और अगर कहीं जाएगा नहीं तो यहीं पड़ा रहेगा तो कोई कलर भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जो है आपका कलरलेस कंपाउंड इसमें आते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कलर शो तो करते हैं बट वो यूवी बैंड में चले जाते हैं। इन्हीं के कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो यूवी बैंड में चले जाते हैं। यूवी बैंड में जाने की वजह से जो हमें तो विजिबल नहीं होंगे, हम तो सिर्फ विजिबल रेंज वाली जो आपकी कलर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं ना, जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल रेंज वाले लाइट सिर्फ वही दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन एयर इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ COF2 in presence of fluoride ion, it is expected to form stable। देखिए जब आपका ये हमने क्वेश्चन जो है और भी एग्जाम्स में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, कि COF2 कोबाल्ट F2 को अगर आप जो है एयर की प्रेजेंस में फ्लोराइड आयन से जब आप पास करेंगे तो आपको पता है कोबाल्ट जो है वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएगा। कैसा कंपाउंड बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएगा। और इस तरीके का ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ये जो है अपने ऊपर फॉर्म करता है कि इसका ऑक्सीडेशन हो। आई थिंक इस पर 3 नेगेटिव अगर आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का कंपाउंड ये बनाता है। ऐसा कोई भी ऑप्शन इन्होंने नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, केटेनेशन इज बेस्ट फॉर्म्ड बाय। केटेनेशन का मतलब क्या होता है? खुद से ही बॉन्ड बनाना, खुद से बॉन्ड बनाना। तो देखिए कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, ये तो हमें पता है, हमारी पूरी दुनिया कार्बन कार्बन बॉन्ड से बनी हुई है ना। फिर देखिए सेलेनियम अगर खुद से बॉन्ड बनाएगा तो सिलिकन खुद से बॉन्ड बनाएगा तो, जर्मेनियम खुद से बॉन्ड बनाएगा तो, टिन खुद से बॉन्ड बनाएगा तो। टॉप टू बॉटम आपको पता है इनका साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है। अगर साइज एटम का बढ़ता चला जाएगा तो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देखिए आपको पता है बड़ी जो लकड़ी होती है उसको तोड़ना आसान होता है, छोटी जैसे ये पेन जितनी कोई लकड़ी होगी या इससे भी छोटी होगी उसको तोड़ना मुश्किल होता है। यानी कि बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए सबसे अच्छा जो है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और अगर सबसे अच्छा कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा तो आपको पता है कि आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे अच्छे से कौन शो करेगा? कार्बन शो करेगा। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पे। इसका जो है आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हमारी दूसरी वीडियोस में मिल जाएगा।
हमारी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको जो है डिटेल्स जानना है कोचिंग से रिलेटेड, या अदरवाइज़ भी कोई गाइडेंस अगर हम कर पाएंगे तो विल डू दैट। और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट, जो कि आपको इस पेज पे दिख रही होगी, हमारी वेबसाइट जो है विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने हमारा फ़ोन नंबर भी जो है आपको प्रोवाइड किया है, तो वो भी आप जो है एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। फ़ोन से जो है आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी फ़ोन करके, है ना। तो ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चंस को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।